बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, आज कायदे मिल्लत मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश है। वो अजीम शख्सियत कि जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ा और दुनिया के नक्शे पर तब्दीली लाई और एक मुंतशिर कौम के तसव्वुर को एक बाकायदा रियासत में ढाल दिया। मगर अफसोस कि आज वो ख्वाब तिश्नाए ताबीर दिखाई देता है। हम सियासी, मौशरती और अवामी तनाज़ात में उलझ कर असल रास्ता भूलते चले जा रहे हैं। कायदे आज़म ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, आज हम उससे कोसों दूर हैं। कायदे आज़म आइन, इंसाफ और मसावात की बात किया करते थे, लेकिन आज हम उन फरमोदात से इंतहाई दूर हैं। उन्होंने कानून की हुक्मरानी चाही थी। सोचने की बात तो यह है कि क्या वाकई आज कानून की हुक्मरानी और इंसाफ का बोलबाला है? कायदे आज़म वक्त की पाबंदी और किफायत शुआरी के अमली नमूने थे, लेकिन जब हम कौमी वसाइल को देखते हैं तो वो कौमी वसाइल को तो अमानत समझा करते थे, लेकिन मेरिट की बालादस्ती और सिफारिश की हौसला शिकनी उनका उसूल था। उनका पैगाम वाज़े था कि काम, सिर्फ काम और काम, लेकिन हम उनमें से एक उसूल पर पूरा नहीं उतरते। आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को हकीकी खराजी अकीदत पेश करने का यही वाहिद रास्ता है कि हम आइन की बालादस्ती, जमहूरियत और कौमी इत्तेहाद के उसूलों को अपनाएं, उन्हें बेहतर बनाएं, उनका तसलसल बरकरार रखें और उन्हें मजीद मजबूत और खूबसूरत बनाएं। आज मुल्क में सियासत एक बार फिर मुज़ाकरात और महाजराई के बीच झूलती हुई नजर आ रही है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की, अपोजिशन इत्तेहाद के तवील इजलास हुए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान बातचीत पर आमादा नजर आती है, मगर तहरीक इंसाफ खुद गू मगू का शिकार है। सवाल यह है कि अगर पीटीआई वज़ीर आज़म की पेशकश से फायदा नहीं उठाती तो होगा क्या? हर बार मुज़ाकरात से इनकार करके पीटीआई ने अब तक हासिल क्या किया जो उन्हें अब हासिल होगा? इसी दौरान सिफारती महाज पर एक अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सदर की हैसियत से ये उनका पहला दौरा होगा। उनके हमरा वज़राए आला और आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ्द भी यहाँ पर पहुंचेगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तरक्की के शोबों में ताउन, अस्करी एतमाद की बहाली इस दौरे के अहम मौजू होंगे। सवाल यह है कि स्ट्रेटेजिक वापसी और इंतहा पसंदी के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़, क्या पाकिस्तान बरसों बाद दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज बन रहा है और क्या ये सब नतीजा खेज और अमली सिफारतकारी का समर है? सवाल तो ये भी है कि सिफारती सरगर्मियों और सियासी दावों के बावजूद आम आदमी की जिंदगी क्यों बेहतर नहीं हो पा रही? 2025 पाकिस्तान के लिए मौशी लिहाज से बदतरीन साल साबित हुआ। हुकूमत दावा ये कर रही है कि 2026 तरक्की का साल होगा, मगर क्या ये दावा हकीकत बन पाएगा या नहीं? क्योंकि क्या 44% गुर्बत में ड्रामाई कमी मुमकिन हो पाई? क्या बेरोजगारी के बेकाबू जिनको कैद किया जा सकेगा? हर पाकिस्तानी शहरी औसतन 3,18,252 रुपए का मकरूज हो चुका। क्या कर्जों का ये जाल कम होगा या मजीद फैलेगा? क्या 2026 वाहत का साल होगा? आज यही हमारे टॉपिक्स में हैं, जिस पर डिस्कशन करेंगे ज़मान रज़ी के साथ, इसार राना के साथ। स्टार्टिंग विद यू रज़ी साहब, कहां खड़ा है कायद का पाकिस्तान? पाकिस्तान के एक बड़े सियासी लीडर और इस वक्त सीनियर मोस्ट सियासतदान जनाब नवाज शरीफ साहब का भी आज जन्मदिन है और उनकी साहबजादी की जो शादी खाना आबादी है वो दिन भी यही है। तो मेरा मतलब है कि इस दिन हाँ, अगर हम कायद के पाकिस्तान की बात करें तो बहुत ही रेलेवेंट लगता है ये मौजू। मुआशी हवाले से अगर हम मुआशी हवाले से कहा ना, हाँ, मुआशी हवाले से अगर हम बात करें तो देखिए, उस वक्त पाकिस्तान को कश्मीर से महरूम करके और वाटर के तमाम रिसोर्सेज जो थे वो भारत के कंट्रोल में देकर एक ऐसा लंगड़ा लूला पाकिस्तान हमारे हवाले किया गया। और मतलब बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान बनाया ही इसलिए गया कि मुसलमानों की एक खासी बड़ी तादाद जो है उसको भारत से निकाल दिया जाए ताकि वो भारत में जो हिंदू हेजेमनी थी उसके अंदर कोई मुज़ाहमत ना कर सके वहाँ का मुसलमान, जो कि बाद में हुआ। लेकिन मशरकी और मगरबी पाकिस्तान उस वक्त इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ममलकत थी। तो जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए थे और मुसलमानों के को जो है वो जहनी पस्तगी की तरफ धकेला था, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत तो वजूद में लाना नहीं था उनका मकसद। उनका मकसद तो एक कमज़ोर, नहीफ और बेअसर किस्म का इस्लामी मुल्क जो है वो देना था, ताकि ये मुसलमान अगर वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान रह जाता और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर होते
तो वो हिंदू हेजेमोनिस्टिक जो डिजाइन थे उसके अंदर सबसे बड़ी उसकी राह के अंदर मुजाहमत होते। तो एक तो उनकी यूनिटी को तोड़ा गया। तो रजीक साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो मईशत मिली वो इंतहाई नहीफ किस्म की थी, इंतहाई कमजोर किस्म की थी, यही वजह है कि पाकिस्तान। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अच्छा, फिर नतीजे के तौर के ऊपर एक इसमें ये बात भी हुई कि अगर रेशो वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान के हिस्से आनी चाहिए थी तकरीबन कोई 8-10% फौज, जो कि इसका रकबा के हिसाब से था। बाकी इंडिया के पास जानी चाहिए थी। हमें 40% फौज थमा दी गई, तो पहले दिन से हमारे ऊपर दिफा का बोझ भी लाद दिया गया। ये फौज हमारे कोटे से ज्यादा हमें दी गई, तो फौज तो खर्चे वाला काम है ना जी। उसके के ये मईशत इनकी चल ही ना पाए। पानी जो था वो भारत ने 1948 में ही रोक लिया था। पहला उसने वो जो हेड्स जो थे वो नहीं खोले थे। हमें यहाँ पे क्राइसिस पड़ गया था, जिस तरह के आजकल भारत ने चनाब और झेलम का पानी रोका हुआ है। सर्दियों में जो थोड़ा बहुत आता था वो नहीं आने दिया जा रहा। ये हम 1948 के अंदर भुगत चुके हुए हैं। तो इस सूरत के अंदर पाकिस्तान वजूद में आया। आज हम इस्लामी दुनिया के 57 ममालिक की वाहद न्यूक्लियर पावर है। आज हमारा दिफा जो है वो इस हद तक है कि लोग हमसे अपनी सलामती के मुआहदे कर रहे हैं। आज के दिन हमारी जीडीपी का साइज 450 अरब डॉलर है, जो कि किसी भी मिडल या बड़े लेवल के इस्लामी मुल्क से बहुत ज्यादा है। आज जो है दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम मिडिल क्लास वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ठीक है, और इस फिक्र को कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, क्विक रखिएगा। हाँ, आखिरी बात, आज दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोफेशनल, टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंसदान वो मुमलकत खुदादार पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो ये एजाज है उन लोगों का, ये एजाज है उन लोगों का जिन्होंने दिन रात तरक्की की और पाकिस्तान को इस लेवल तक पहुंचाया। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान इससे बेहतर हो सकता था। ये लड़ाई हो सकती है मेरी आपके साथ भी और इसार राना के साथ भी कि हम इससे बहुत बेहतर हो सकते थे, लेकिन इस जगह जिस जगह पे हम अब हैं, चले हम ये भी इससे कोई काम बेहतर नहीं है। हो सकते थे, लेकिन क्यों नहीं हो पाए, उसकी वजूहात क्या है वो मैं राना साहब से जान लेती हूँ। राना साहब, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देख रहे हैं आज पाकिस्तान को, जिसमें हम मसावात की बात करते हैं, किफायतशारी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, आईने पाकिस्तान की बात करते हैं? देखिए, कायदे आज़म से मेरी मोहब्बत की और अकीदत की एक वजह यह भी है कि मेरे वालिद मरहूम कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजमीन में से थे और उन्होंने एक अरसा कायदे आज़म की खिदमत की है। तो मुझे ये फ़ख्र है कि मेरा बाप जो था वो कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजमीन में से था। लेकिन मैं अगर ईमानदारी से देखूँ, आपने जो अभी वो बोला इंट्रो, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें हज़फ कर दी जो कायदे आज़म ने और भी कही थी। मैं समझता हूँ ठीक है, आपको करनी चाहिए थी और ठीक है, आप उन रोशनी डाल दीजिए राना साहब। मैं डाल दूंगा, क्योंकि मुझे ही रोशनी में डाल के आपने अंधेरे में फेंकना, आप अपने रोशनी में ही रहना है, ठीक है ना। तो सारी रोशनी मेरे ते छड़ दो पान दे ली, ठीक है। तो मैं क्योंकि लेस्को के अंदर मुलाजिम हो गया हूँ ना, तो मैं इन्हें रोशनी डालनी है। लेकिन असल चीज़ ये कि देखें, हम ना गैरतमंद कौम है और हमने किसी का एहसान नहीं रखा। कायदे आज़म ने हम पे एहसान के हमने 71 में उतार दिया, बाकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उतार ही दें एहसान, ठीक है ना। सरते होते ऐसी किसी का एहसान नहीं रखी था कभी भी। और ये अच्छा, कायदे आज़म शुरू में ही हमें चले गए, एवं उन पर बहुत सारे पर्चे बने होते, आज उनके ऊपर कोई मुकदमात खड़े हुए होते, कहीं कोई नैब का बना होता, कोई तोशा खाना का बना होता, ठीक है ना। तो हम अपने कायद से भी जाते और उनके साथ जो हमारी मोहब्बत और कमिटमेंट है वो भी हमारी धुंधला जाती, क्योंकि मेहरबानी है नवाज शरीफ साहब की कि उन्हें कायद से इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने कहा नहीं, मैंने भी 25 दिसंबर को सालगिरह करनी है अपनी, मेरा तारीख़ पैदाइश भी 25 दिसंबर ही होना है। तो ये देखें, कायदे आज़म से मोहब्बत का इससे बड़ा और सबूत कोई नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल मेरे रजी भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं कि 57 मुस्लिम ममालिक में हम वाहिद न्यूक्लियर पावर हैं जिसकी अपनी कोई एक कौमी एयरलाइन नहीं है, और इस खित्ते में सबसे ज़्यादा हम ज़हीन लोग हैं, डॉक्टर और वो इंजीनियर हैं, और पिछले साल 80 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, ठीक है। इसके बाद ये कि अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, सिफर हटा दो सर, नहीं मैंने 10 साल में 80 लाख मैंने खुद पढ़ा है,
मैंने खुद पढ़ा है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है ना? मेरे फिंगर टिप्स पे है सर। चले आपके फिंगर टिप पे होंगे, नहीं, नहीं, चले अच्छा चलिए। फर्ज करें मैं कहता हूँ 8 लाख भी है, हो सकता है जीवन वो मुझे भी, चूंकि मैं इलेक्शन कमीशन में रहा हूं ना, मुझे पता है कि 17 वोट के पीछे जो 1 सिफर लगाओ तो 170 हो जाता है। तो वो मुझे भी मैं शायद मेरे माइंड सेंटल मेंटेलिटी मेरी वो बन गई हो। लेकिन असल ये कि क्या ये कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था? कायदे आजम ने इस दिन के लिए पाकिस्तान बनाया था कि उनकी औलाद, उनके नवासे जो हैं कराची के अंदर एक झुग्गी के अंदर रहे? या कायदे आजम ने इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि जिन लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया था वो आज अपने जीने का जवाब ढूंढते फिरे और उनके ऊपर बैठे हुए चंद लोग अरबों खरबोपति होके उनकी जायदादें बाहर बन जाए, उनके बच्चे बाहर सेटल हो जाए, उनके बिजनेस बाहर सेटल हो जाए और वो खुद को कायदे आजम सानी कहलाए? कायदे आजम ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि आज पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग जो हैं वो रोटी, पानी, कपड़ा, मकान के लिए तरसते फिरे और ऊपर बैठे हुए अशरफिया जो हैं, एलीट क्लास जो है, वो इस बात पे लड़ी हो कि इस बार मेरा इक्तिदार होना चाहिए, वो कहनी मेरा इक्तिदार होना चाहिए। मैं तो कायदे आजम से शर्मिंदा हूं, हाथ जोड़ के शर्मिंदा हूं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मैं ये हाथ जोड़ के आपसे शर्मिंदा हूं। पॉइंट आपका आ गया कि आपकी निगाहें आज के पाकिस्तान को कायदे आजम के फरमोदात की रोशनी में किस अंदाज में देख रही हैं, लेकिन जब आप इक़्तिदार की जंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो जरा मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है उसको ज़ेरे बहस लाते हैं। पीटीआई को एक बार फिर से ऑफर की गई, इसको 2 रोज पहले भी हमने डिस्कस किया था जब पीएम साहब ने बबांगे दोहल एक काबीना के सेशन में डिस्कशन में कहा कि हम पीटीआई को ऑफर करते हैं कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए। वो अलग बात है कि थोड़ा मशरूत करार दिया था उन्होंने, लेकिन तब से लेकर अब तक अगर हम सिचुएशन को देखें, डेवलपमेंट को देखें तो इस पेशकश के ऊपर अपोजिशन अलायंस का तवील इजलास हो चुका है, एक बार नहीं 1 से 2 बार हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद कंफ्यूजन नजर आ रही है क्योंकि लीमा साहिबा ने तो ये कहा था कि जो मुज़ाकरात की तरफ जाएगा वो शायद पीटीआई या इमरान खान के साथ नहीं है। राना साहब, आप ही से अगर मैं इस टॉपिक का आगाज करूं तो मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि इससे आप कंफ्यूजन, गोमगो की कैफियत कहेंगे या आप इसको सेन माइंड, अक्लमंदी का सबूत कहेंगे? उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई से मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत नहीं हो सकती, उन्होंने ये नहीं कहा कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बातचीत नहीं हो सकती नेगोशिएशन के एतबार से। इससे बेहतर था वो आप सुबह जब बाल बनाते हैं तो अपने आप से ही बात कर लेते। अचकजई से बात कर, अचकजई के पास है क्या जिस पे आप बात कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम की कुंडी अचकजई के पास है? क्या अचकजई साहब जो हैं वो पाकिस्तान की जमहूरियत की बका की अलामत है? क्या है अचकजई साहब? यही अचकजई साहब माजी में इमरान खान के खिलाफ इत्तेहादों का हिस्सा थे, यही मैंगल साहब इमरान खान के खिलाफ इत्तेहादों का हिस्सा थे, यही नवाज शरीफ के खिलाफ थे, यही माजी में बेनजीर के खिलाफ थे। तो ये तो सीजनल अपोजिशन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो शादियों में जब नोटों का छट्टा लगता है ना दूल्हा के ऊपर, तो जो बैंड वाले हैं या उनका हाथ होता है लूटना, कुछ बच्चे एकदम पैरों में से निकल के ना अंदर से वो नोट खींच के वापस भाग जाते, ये वो बच्चे हैं और कोई नहीं है। एक्चुअली जब पीटीआई जब भी ये कहती है ना कि हमने बाहर निकलना है, मुजाहरे करने हैं, तब ये मुज़ाकरात का ना ड्रामा शुरू हो जाता है और मुज़ाकरात खेलना शुरू हो जाते हैं। पीटीआई कह रही है कि जी हमने तो बाहर निकलना है, आप उससे पहले अब ये अचकजई साहब, ये मैं तो इन्हें पहले से बी टीम कहता हूं, ये बी टीम है हुकूमत की, चले किसी और की नहीं कहता मैं, ये हुकूमत की बी टीम है। हाँ तो और क्या है सर, इनके हवाले से तो बातचीत के हवाले से खुद बानी पीटीआई ने कहा है ना, उन्होंने तो अपने पार्टी के लोगों पर इतना एतमाद नहीं किया जितना अलामा राजा नासिर अब्बास साहब पर, अचकजई साहब पर एतमाद किया। तो इमरान खान साहब ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खुद ही लगाया था राजा सिकंदर नहीं लगाया था, नवाज शरीफ साहब ने 3 बार आर्मी चीफ अपनी मर्जी से लगाए थे, तो फिर क्या हुआ था? ये छोड़ दें आप, असल चीज तो ये है कि क्या हुकूमत संजीदा है? अगर वो संजीदा तो पीटीआई से डायरेक्ट मुज़ाकरात करे और कोई ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करें, आप 2-3 काम ऐसे करें जिससे एतमाद बहाली हो जाए। अच्छा चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, पर मैंने कहा ना कि मुझे आपकी सारी गुफ्तगू में से 2 आपने 3 चीजें कही, लेकिन एक से तो मैं चले अग्री करती हूँ, लेकिन दूसरे पे मुझे जो एतराज है उस एतराज को सवाल की सूरत में मैं जरा रजी साहब की राय जान लेती हूँ। रजी साहब, अभी साराना साहब ने कहा कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा तो वो डायरेक्ट पीटीआई से बात करे। अब पीटीआई में तो अलीमा खान साहबा कह रही है कि बातचीत नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत तो डायरेक्ट ही बातचीत करना चाह रही है। फिर वहां पर अगर चले तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बातचीत होती है तो राना साहब कह रहे हैं वो गवर्नमेंट की बी टीम है, फिर ये बात बढ़ेगी कैसे?
राणा साहब ने बहुत खौफनाक इल्जामात लगा मुज़ाकरात दिए। होंगे कैसे? राणा साहब ने बहुत खौफनाक इल्जामात लगा दिए। इन्होंने पीटीआई को या पीटीआई की मौजूदा क़यादत को या बानी पीटीआई को हुकूमत की बी टीम कह दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तो बुनी हाँ, हुई, मैं भी यही सोच रही हूँ। हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तो बुनी हुई पीटीआई की बुनियाद के ऊपर गई थी, उसके इर्द गिर्द बुनी गई थी। ये तमाम लोग इकट्ठे ही बानी पीटीआई ने किए थे। राजा नासिर अब्बास साहब की क्या औकात है, अगर उन्हें पीटीआई टिकट ना देती सेनेट की तो, ठीक है ना। और ये महमूद अचकजई साहब की क्या औकात है, अगर पीटीआई उनके हल्के में उनको सपोर्ट ना करती तो। हारते भी तो रहे 8 साल। इस दफा वो जीते इसलिए है कि पीटीआई सपोर्ट कर रही थी ना उसकी। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है और उसके तमाम लोग जो हैं वहां के नहीं, या वहां के निकाले हुए तो हैं, पीटीआई के ना सही लेकिन वहां के निकाले हुए तो हैं, वो छोड़ के भागे हुए तो हैं, वो इसके नाम के ऊपर वापस आना चाह रहे हैं। एक बात अब पता नहीं, मैं नहीं समझ रहा कि राणा साहब की मुराद यही होगी। जो मैं समझ पाया हूं वो यकीनन अपनी बात का बेहतर जवाब दे सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो पीटीआई के एक तर्जुमान हैं, सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं, और वो आजकल मफरूर होकर खैबर पख्तूनख्वा में जाके छुपे हुए हैं सजा होने के बाद, उनका वीडियो बयान आया है और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात तो हो ही नहीं सकते, मौजूदा हुकूमत तो है ही नाजायज। अब वो मुज़ाकर जो असल में तर्जुमान है पीटीआई के, अब वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। अलीमा साहिबा का बयान है ना कि जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो खान साहब के साथी नहीं है। जी सर, हाँ, मौजूदा सूरत हाल में तो नौरीन साहिबा जाके मिलकर आती है ना, वो लेकिन बयान अलीमा बाजी का आया। एनीवेज आप कंटिन्यू अब मसला ये है कि मुज़ाकराती टीम नामजद की है इमरान खान साहब ने, वो मुज़ाकराती टीम मुज़ाकरात करने के लिए आगे बढ़ी है, और जितने भी पीटीआई के हामियान हैं वो अब जोर डालेंगे मीडिया पे बैठ के। ये मेरी बात नोट की जाए, आज पहला मैंने बंदा पढ़ लिया है, ये कहेंगे हुकूमत मुज़ाकरात करे आगे बढ़ के, और पीटीआई कहेगी हम मुज़ाकरात नहीं करते। मसला वही है जो मैंने पहले दिन कहा था कि पीटीआई जो है वो टेबल के दोनों साइड पे बैठना चाह रही है। वो ऑफिशियली मुज़ाकरात का बाइकाट करेगी, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत मुज़ाकरात में शरीक भी होगी, जिस तरह उसने 26वीं तरमीम में किया था। मौलाना फजलुर रहमान के अच्छा, मेरे पास चूंकि सारी बातें बहुत मुख्तसर सा टाइम रह गया, रजी साहब आपसे बात मुकम्मल करती हूँ, मुझे बाबर प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक पर चले जाएं। तो ना रजी साहब, ये फिर जो सुहेल आफरीदी साहब आ रहे हैं कल, क्योंकि कल हमारा प्रोग्राम नहीं होगा इसलिए मैंने सोचा उससे पहले कॉमेंट ले लूं, किस मिशन पर आ रहे हैं फिर? अगर वो मुज़ाकरात के लिए पीटीआई संजीदा नहीं, ऐसे घूमने फिरने तो नहीं आ रहे होंगे ना? ऑफिशियली तो ये बताया, तो नहीं होंगे? नहीं, ऑफिशियली ये बताया गया है पीटीआई से, मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर जो उनके कारकुनान कैद हैं और बड़े अरसे से हैं और अपने आप को लावारिस महसूस करते हैं, उनके घरों में सिंबॉलिकली वो जाएंगे, उनके साथ यकजहती का इजहार करेंगे। और लाहौर का उनका दौरा तो इस हवाले से हो रहा है, उनकी क़यादत और कारकुनान जो है जो अपने आप को इस वक्त लावारिस महसूस करते हैं, तो वो उनके घरों में जाएंगे और उनके साथ यकजहती का इजहार करेंगे। और इसार राणा साहब ने अभी मुझे कुछ देर पहले बताया कि वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से भी जाके खिताब करेंगे। ओके, वेल एंड गुड। और इसके अलावा जो उनके तर्जुमान हैं केपी के हुकूमत के, उन्होंने जान साहब हैं कोई, तो उन्होंने बताया कि जी वो मुजाहरे भी करेंगे यहाँ पे। तो ये 3 बातें सामने आई हैं। इसकी अमली सूरत हमें नहीं पता। राणा साहब, मुज़ाहमत और मफाहमत दोनों ही साथ साथ अगर चलती हैं, सुहेल आफरीदी साहब का दौरे लाहौर कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है वज़ीर आज़म की पेशकश के बाद? एक बात तो अब साबित हो गई कि मैं इमरान खान साहब के फैसलों पे भी तनकीद करता हूँ, ठीक है ना। रजी साहब ने इसे स्टैम्प कर दिया तो किसको रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं कि ना, जो भी देख रहे हैं कि मैं रजी साहब का शुक्रिया कि इन्होंने, हालांकि इन्होंने किया, इनके अंदर एक बहुत अच्छा क्लासिकल तज्जिया निकार मौजूद है। जब ये बात करते हुए वो करते हैं मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज़ाद साफ़ी हूँ, जो मैं समझूंगा मैं कहूँगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी पे भी तनकीद बनती हो, मैं किसी का टाइम कम है। और एक बात सुन ले, कल 10-11 बजे हाँ। चक्री के ऊपर सीएम केपीके का पहला इज्तिमा होगा, वहां से टून सेट हो जाएगी कि वो यहाँ पंजाब में क्या करने आ रहे हैं। अच्छा जी, क्या करने आ रहे हैं, ठीक है। वैसे इतलात ये है कि वो यहाँ पे साफियों से भी मिलेंगे, और मैंने रजी साहब से कहा है कि मेरी भी मुलाकात करवा दें। इनकी उनसे 1-to-1 मुलाकात है, उसमें ये दरख्वास्त कर लेंगे। ठीक है राणा साहब, चले पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया। का दिन डिसाइड करेगा कि सुहेल आफरीदी साहब किस मिशन पर हैं, और आगे आने वाले दिनों में न सिर्फ पंजाब की सियासत, केपी की सियासत, और जो इस तक पीएम साहब ने एक पेशकश दे रखी है मुज़ाकरात की, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या नतीजा निकलता है। एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान साहब कल पाकिस्तान आ रहे हैं और बतौर सदर की हैसियत से उनका पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। माजी में से पहले भी वो कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन बीइंग प्रेसिडेंट उनका पाकिस्तान आना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि जब हम मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तानी लेबर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में अमारात में काम कर रही है। रिजवान रज़ी साहब, आपसे आगाज करूंगी, मुझे बताइएगा, बहुत बात हम देख रहे हैं अरसे के कि पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के एतबार से दुनिया में इस वक्त छाया हुआ नजर आ रहा है। आलमी तवज्जो का मरकज बनना, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की सूरत में हो या पाकिस्तान दिफाई एतबार से जंग जीते, और फिर जिस तरीके से सुदूर का पाकिस्तान आना, कितना इंपॉर्टेंट है कल का दिन? देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी नौइयत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। जो फाउंडर थे इनके वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते थे। मैं आज पाकिस्तान के जितने भी अर्बन सेंटर हैं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर जो है, वो शेख ज़ैद साहब जो इनके मेरा ख्याल है कि अब्बा थे या दादा थे जो आ रहे हैं, उन्होंने अपनी जाती जेब से बना के दिया। फिर जब मैं घर जाता हूँ तो शेख ज़ैद पैलेस के पास से गुजरता हूँ, इनके हर शहर के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात की कोई ना कोई निशानी जो होती है मोहब्बत की, उनकी प्यार की, वो हमें मिलती है। हम पेशावर गए तो वहाँ पे जिस तरह का शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर लाहौर में बना हुआ है, एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट के साथ पेशावर यूनिवर्सिटी में भी बना हुआ हमें नजर आया, कराची यूनिवर्सिटी में भी ऐसे है। उन्होंने पाकिस्तान के अब आप निकले, कोई मसला हो जाए तो मेरे इलाके के अंदर सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल शेख ज़ैद हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पे हम जाते हैं। इसी तरह अपना आप रावी क्रॉस कर जाए, शदरा में फिर शेख ज़ैद साहब का एक हॉस्पिटल है। ये उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर। आप फोन उठाएं डायल करने के लिए, वो जो कंपनी के सर्विसेज है वो यूएई की है। फिर उसके ऊपर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं जिस बैंक के जरिए, मेरा तो बैंक वो है जो यूएई की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, तो वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। अच्छा, ये हर साल सर्दियों में पाकिस्तान में तशरीफ लाते हैं, लेकिन ये दौरा सरकारी दौरा नहीं हुआ करता था इनका बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार तक, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका था और कोई पाकिस्तान को मुल्क मुंह नहीं लगाता था। तो ये शिकार करने के लिए 15 दिन के लिए आते हैं रहीम यार खान के इलाके के अंदर, और बड़ी वसी शिकारगाह इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से लीज पे ली हुई है। वहां पे एयरपोर्ट भी है, वहां पे हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, स्कूल भी है, वो सारी यूएई की गवर्नमेंट का डोनेशन के ऊपर बना हुआ। तो वहां पे ये हर साल आते हैं और यही सर्दियों के दिन होते हैं। मैं भी इनके एक अदारे में चूंकि जाती तौर पर मुलाजम रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो भी पता है, क्योंकि ये सारे अरेंजमेंट वगैरह होते थे उनकी आमद के और वहाँ पे क़याम के। वो शिकार करते हैं, खैमे लगते हैं, वहाँ पे बैठ के वो जो है वो सारा कुछ जो मतलब कि उम्रा के चौंचले होते हैं वो होते हैं। तो पिछले साल मरियम नवाज शरीफ ने रहीम यार खान एयरपोर्ट पर जाके उनका इस्तकबाल किया था, लेकिन इनके दौरे को सरकारी दौरा करार देने का आगाज जो है वो बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में हुआ। अदरवाइज आते ही हर साल है। तो है। इस दफा उसे प्रोटोकॉल को मजीद इंक्रीज किया गया है और कहा गया कि हम उनके तैयारे को एस्कॉर्ट करेंगे, जेएफ थंडर इस्लामाबाद में वो आएंगे, मुख्तलिफ वायदों पे दस्तखत वगैरह एमओयूज पे करेंगे और उसके बाद शिकार खेलने के लिए वो रहीम यार खान रवाना हो जाएंगे। असल में पहलू उसका ये है। राना साहब, किस तरीके से कि सूरत हाल में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ, सिफारती एतबार से भी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी? चौधरी, अगर हमारे घर आए किसी गरीब के तो कुछ लेके ही आता है ना, जाते हुए कुछ दे के ही जाता है ना। तो उनका तो आना भगवान ही है हमारे लिए, आए भी और जाएं भी। तो मतलब वो हमारे घर आ रहे हैं, वैसे भी उनके डॉलर हमारे स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, वो निकाल लें तो साढ़े कोल तो रहता कोई नहीं है। हमारे तो जो डॉलर उन्होंने रखे वो ऐसे ही हैं जैसे मैं क्या कहते हैं एक विग लगा लूं और अगर कोई विग उतार ले
अपनी आपने अभी नहीं तो लगाई? नहीं नहीं लगाई। मैं तो आपको देख के कह रहा था, आप अरेंज भी करते हैं उनका दौरा, तो मैं उस पे, तो वो अगर को उतार ले तो बंदा गंजा ही नजर आता नहीं, है। उस वक्त मेरे बाल थे वैसे। उस वक्त थे बाल, ये उसी तफक्कुर में उड़े। ये आज से 15 साल पहले की नहीं बात नहीं, है, आप मेरे बाल 15 थे। साल पहले बड़े खूबसूरत थे, मैं आपको जानता हूँ, बहुत पुराना जानने वाला हूँ आपका। मैं भी नहीं ताड़ते, बड़ी नजर है पुरानी मेरी, हाँ, कोई गल आपकी नहीं। नजर की वजह से मेरे बाल उड़े। बिल्कुल उड़े, इससे अंदाजा कर ले नजर बंदे को खा जाती है, खा जाती है ना। ये जो रजी साहब कह रहे हैं ना कि खान साहब के दौर में इनको कहा गया कि भाईजान आप आते हैं हमारे यहाँ के जानवर शिकार करते हैं, हमने अरेंज करते हैं उनको ना, कि ताकि उनको आसानी रहे, सारी चीज़ों की हम फैसिलिटेट करते हैं। तो लेकिन ये हमने फिर कहा कि जरा चलो इसे सरकारी रंग मिल जाएगा, वो आएंगे यहाँ पे आके जरा सरकारी अंदाज में, और एमओयूज तो फिर हमारा एक कौमी खेल हो गया ना। वो तो जब जेड़ा मर्जी आके एमओयू साइन कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम एमओयूज को एक दूसरे के ऊपर रखे ना, यकीन करें हम कौम मालिया से ऊपर चले जाएं। इतने हमने एमओयू साइन कर लिए आज तक, टका नहीं निकला उसमें से। लेकिन बहरहाल ये जो सुल्तान साहब आ रहे हैं, और बिल्कुल रजी ने सही कहा कि इनके साथ ज़ैदुन निहान साहब, हाँ ज़ैदुन निहान साहब, इनके साथ हमारी ताल्लुकात की जो नोयत है वो अल्फाज में नहीं हम बयान कर सकते, और उनका आना एक हमारे लिए शुभ है और अच्छी बात है। वो आ रहे हैं, आएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, और जहां पे वो स्टे करते हैं। वैसे एक बात है, एक जुमला सुन ले, मैं एक बात काटना चाह रहा हूँ। देखिए, वो कहते हैं और बारहा कहते हैं, और मैंने जाती तौर पे उनके मुंह से सुना है, जब ये वलीअहद थे तब भी, और जब ये कुछ भी नहीं थे तब भी, उस वक्त ये कहते थे पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। हाँ। ये बात वो बार बार कहते हैं। तो पूछने वाली बात है कि भाई ना अपना घर तो तुसी एडा सोना बना लिया है, इधर भी कोई, मेरा मतलब अगर आपका दूसरा घर है तो दूसरा घर भी बनाए। वो घर वाला पता है वो क्या है, मैं एक जगह गया था, खाना था, तो उसने कहा कि आप ऐसे ही खाएं जैसे घर में खाते हैं। तो मैंने फिर प्लेट में इतना सा निकाल के साइड पे कर लिया। बीवी से पूछा एक रोटी ले लूं कि 1.5 ले लूं, उन्होंने कहा ये क्या, मैं कहा जी घर में तो मैं ऐसे ही खाता हूँ, ठीक है ना। तो वो हो सकता है इसी तरह का कोई घर का सिलसिला हो पाकिस्तान में। लेकिन असल चीज ये है कि वो आएंगे, जमजम आए जनाब, और हमारे मोहसिन है, उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ्लाई प्रोजेक्ट्स किए हैं, और ये उनकी मेहरबानी है कि हम, वैसे तो हमारे यहाँ जो फ्लाई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम उसे माफ़ नहीं करते, लेकिन चले वो आ रहे हैं, हम चूंकि वो बाहर से आ रहे हैं इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि पाकिस्तान में आप फ्लाई प्रोजेक्ट करने वालों को नहीं छोड़ते। आई जस्ट होप कि उनका आना तिजारती एतबार से भी पाकिस्तान बड़ा ही मुतासिर कुन साबित हो। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जब जैसे ही साल का अख्ताम हो रहा है, हम अपना लास्ट सेगमेंट जो है किसी न किसी एक पॉइंट के हवाले से ज़रूर डोमिनेट करते हैं, साल 2025 के हवाले से और 2026 के हवाले से मईशत को डिस्कस करेंगे। आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए मौशी एतबार से इंतहाई बदतरीन साल रहा है। 2026 कैसा होगा, किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता रखी जा सकती हैं, क्योंकि हुकूमती आदादोशुमार तो यही बताते हैं कि मईशत जो है वो ऊंचाई पर जा रही है। लेकिन जब सर्वेज आती हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा होता है, IMF हमारे बारे में बात करता है, ऐसा लगता है कि हुकूमत कुछ कह रही है, ये इदारे और इनके सर्वेज कुछ और ही बताते हैं। अभी हाल ही में PIA की एक कामयाब निजकारी हुई, आने वाली प्राइवेटाइजेशन का दौर होगा, मजीद और फहरिस्तों के हवाले से वो कैसा होगा। बहरहाल इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि साल 2025 में हर एक पाकिस्तानी, रजी साहब आप भी, राना साहब आप भी, और मैं भी, मुझ समेत तमाम जितने भी करोड़ों पाकिस्तानी हैं, हर शहरी 3,18,252 रुपए का मकरूज है। साल 2026 में हमारा कर्जा कम होगा इंडिविजुअली या बढ़ेगा मजीद? और राना साहब आपको क्या उम्मीदें 2026? मुनीर नियाजी के 2 शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। इरशाद। हाँ जी, कहते हैं मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। मैं बहुत कमज़ोर था इस मुल्क में हिजरत के वक्त, रज़ी साहब मैं बहुत कमज़ोर था इस मुल्क में हिजरत के वक्त, और मुझे कमज़ोर तर इस मुल्क में उसने किया। शेर मैं कभी सुने नहीं वैसे ना, मैं सुनाता हूँ ना, मेरे पास तो खासे की चीज़ें होती हैं ना, मैं को आम चीज़ें नहीं ताड़ी खिदमत पेश करता। मेरा ख्याल है 28 तक हालात ठीक हो जाएंगे, और 28-29 तक मेरा ख्याल है। और पूछें वो कैसे हो जाएंगे,
अगर आप हाँ, नहीं ये 2000 की 28-29 की बात करें या जनवरी 2000 नहीं 28-29 साल 28-29 की बात कर रहा हूँ, वो तब तक हम लोग पाकिस्तानी ठीक हो जाएंगे। अब बताएं कैसे होंगे? हमें आदत हो जाएगी इस तरह के हालात में रहने की, ठीक है ना। अभी हम जरा बेचैन है ना, रोटी कम मिलती है, बच्चे हमारे रोते हैं, बच्चों को दूध नहीं मिलता तो रोते हैं, हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है तो वो रोते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं धक्के पड़ते हैं तो रोते हैं, सड़कों पे जलील होते हैं तो रोते हैं, हम जनाब बिलों को लेके खुदकशियां करते हैं तो रोते हैं, फिर हमें आदत हो जाएगी, हम नॉर्मल हो जाएंगे। यही उड़ान है हमारी, तुसी पता नहीं केड़ी उड़ान ने इम्यून हो जाएंगे सर, नॉर्मल भी नहीं, इम्यून हो जाएंगे। और ये बात मैं मुस्कुराते हुए आपसे कह रहा हूं, लेकिन अगर ईमानदारी से आप इस वक्त मेरे दिल में झांके तो मेरा दिल कर रहा है मैं रोऊं, चीखे मार के रोऊं। आज 25 दिसंबर कायदे आजम का दिन, आज के दिन मैंने हाथ जोड़ के कायदे आजम की रूह से माफी मांगी। मैं किस किस से माफी मांगू यार? उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में अपने खानदानों की कुर्बानी दी, अपने जायदादों की कुर्बानी दी, जिंदगियों की कुर्बानी दी, इस दिन के लिए दी थी यार। और अगर आज हम अपने तकलीफ पे रोए तो हमें रोने भी नहीं देना आपने। इससे बड़ा जुल्म कोई हो सकता है कि तकलीफ में रोने वाले को भी नहीं रोने देना आपने। तो अगर हम इस पे तालियां बजाना चाहते हैं तो रज़ी साहब तालियां बजाएंगे, मैं खुदा की कसम इनके पीछे तालियां ही बजाऊंगा, लेकिन इनसे कह कसम खा के इस सूरत हाल पे हंस खुश होकर तालियां बजाएं, मैं इनके साथ तालियां बजाऊंगा। रज़ी साहब आप तो फाइनेंस के एक्सपर्ट भी हैं, जब भी हम लोग फाइनेंस का टॉपिक कर रहे होते हैं मैं हमेशा सवाल आपसे स्टार्ट करती हूँ। आज राना साहब से मैंने सवाल इसलिए पहले लिया कि मैं एक आम शहरी की हैसियत से जज्बात को जानना चाह रही थी कि एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं, क्योंकि आप डेफिनेट सी बात है मुझे आदाद शुमार के साथ अपनी चीज़ों और अपने तज्जिए को बताएंगे। तो सर ज़राअत देख लें, हम अपना कर्जा देख लें इंडिविजुअली, हम अपनी तिजारत की कैपेसिटी देख लें, हम अब चूंकि निजकारी की तरफ बढ़ रहे हैं, पहला एक मरहला हमने उबूर कर लिया है, आप कैसे कैटेगराइज करेंगे सर 2026 को और 2025 को इकोनॉमिकली? देखिए 2025 के अंदर मेरे पंजाब में, मेरे मुल्क में 50,000 के करीब ऐसे हार्वेस्टर हुए जो कि जब फसल काट ली जाती थी और उसकी बाकियात को आग लगाई जाती थी तो उससे स्मोक पैदा होती थी। इस दफ़ा स्मोक में जो कमी है, जो आज 24 अगस्त वाले दिन सूरज चमक रहा है और मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा हूँ कि ये लाहौर ही है, तो उसकी बुनियादी वजह वो एक खामोश सा इनकलाब आया। 50,000 के करीब हार्वेस्टर टाइप के हैं जो कि अभी जून तक ऑपरेशनल होने हैं, अभी तो तकरीबन को 25,000 हैं ऑपरेशनल हुए हैं। उससे दो फ़ायदे हुए, वो आपको ईंधन दस्तयाब हो गया है, आपको LPG वाले अपने ठेके इंपोर्ट के ठेके सस्पेंड करने पड़ते हैं, आपको वो मिल गया। मैं एक बात कर रहा हूँ, जहाँ तक बात है कि कर्जे कम होंगे या बढ़ेंगे, आपने सवाल स्पेसिफिकली अपने इंट्रो में कहा है, अगर NFCD कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता तो ये कर्जे बढ़ेंगे, क्योंकि वफाक के पास जिम्मेदारियां रह गई हैं, फाइनेंशियल शेयर नहीं बचा। इन्होंने 2028 की बात की है मैं उससे ज़रा बेहतर करना चाह रहा हूँ। 2026 में कुछ और 2028 में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ख़ास तौर पे IPPs के साथ थे, कैपेसिटी पेमेंट के जो मुआहदे जिसके तहत हुकूमत ने सैकड़ों अरब रुपया उनको सालाना देना ही देना है, वो मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे। इस पे गौर हुआ कि अगर हम इनको ये पैसे देने बंद कर दें तो वो जो हैं उन्होंने बैंकों से, आलमी बैंकों से कर्ज लेके ये मंसूबे लगाए हुए हैं, वो आलमी बैंकों को कह देंगे जी हुकूमत पाकिस्तान हमें पैसे नहीं दे रही लिहाजा हम दिवालिया हो गए हैं, तो बिलवास्ता तौर पे वो पाकिस्तान का दिवालिया होगा, डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर होगा, उनका कुछ नहीं जाएगा, वो तो अपने पैसे कमा के निकल जाएंगे ना, निकल गए ना। तो इसलिए हम इसके मुंतज़र हैं, कुछ मुआहदे 2026 में ख़त्म होने हैं और इस बात का हम पहरा दें कि कोई बंदा उठ के उनमें से किसी मुआहदे में एक्सटेंशन ना दे सके, इसका पहरा देना हमारा काम है। क्योंकि जब इसार राना रोता है तो मुझे याद आता है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास का कोई बंदा जो है वो किसी सोसाइटी के अंदर प्लाट खरीद लेता है और उसके बाद 4 साल किस्तें देने के बाद जब उसको कब्जा लेना होता है तो पता चलता है कि वो सोसाइटी की ज़मीन पे कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो 4 साल रकम इस्तेमाल करने के बाद वो सेठ कहता है
कि जितने पैसे तू दिते सन ना किस्तां विच ही वापस ले लै। तो कहने का मतलब ये था कि भाई ये जो सिलसिला है, पाकिस्तान एक प्लॉट लिया था हमने इस पे घर बनाना था, प्लॉट लेके किसी घर जाके सौ गए, लूटे पुटे आए जो उधर से उनको आबाद करने में लग गए। हमने इस प्लॉट का कब्जा नहीं लिया, इसहार राना, हमें इस प्लॉट का कब्जा लेना है और लेके इसके ऊपर उस आदर्शों के मुताबिक, उस उम्मीदों के मुताबिक अपना घर बनाना है जिसका हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था। और जब तक हम इस प्लॉट का कब्जा अपने वोट की ताकत से वापस नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमने वोट की ताकत से बनाया था, किसी एहतजाज ने नहीं बनाया था, किसी तलवार ने बंदूक ने नहीं बनाया था, ये हमने वोट की ताकत से बनाया था और ये कब्जा भी हम वोट की ताकत से लेंगे। जब तक हम वोट की ताकत से इसका कब्जा नहीं लेते, लोग इसके ऊपर गंद भी फेंकते रहेंगे, कूड़ा भी फेंकते रहेंगे, लोग इसके ऊपर नाजायज तजावजात भी करते रहेंगे और इसको जाली रजिस्ट्रियों के जरिए लोगों को बेचते भी रहेंगे। सर, आप जिस तरह सूबे के हवाले से बात कर रहे थे ना कि इस साल हमें स्मोक से दो चार नहीं होना पड़ा, तो सर अगर हमें स्मोक से दो चार नहीं होना पड़ा तो इसी सूबे में रहते हुए परिंदा मार्केट का बुलडोज हो जाना हमारे सामने है, हजारों रेडी बानों का बेरोजगार हो जाना हमारे सामने है, लिबर्टी मार्केट और दीगर मार्केटों के तरफ से गरीबों के ठेले उठा दिए जाना वो हमारे सामने, पीआई की निजकारी हमने आंखों के सामने होती हुई देखी, गन्ना, कपास, गंदुम, इन तमाम फसलों के रेट नहीं लगे, ये हम अपने आंखों से देखे, बेशुमार टेक्सटाइल्स जो थी उन मिलों का बंद हो जाना और गर्दिशी कर्जों का बढ़ जाना, सर ये भी हमारे सामने। लास्टली एंड क्विकली कमेंट अगर राना साहब आप करना चाहें। बस एक मैं ये कह रहा हूँ, मैं रजी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमें ये कब्जा वापस लेना है। 8 फरवरी को कोशिश की, लेकिन ये कि उन्होंने कहा चलो दौड़ो, किस्तों में अगर कुछ लेना तो ले लो, घर हमारे ही बनेंगे और हम ही कोठियाँ बनाएंगे, खबरदार है जो तुमने कब्जा वापस लेने की कोशिश की तो फिर छड़ांगे नहीं। ये होता है सोसाइटियों में, मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ पे गरीब लोग फाइलें पकड़ के असल फिर रहे होते हैं और वो जो लोग होते हैं, जो सोसाइटियों के मालिक, उनके आगे जो लोग होते हैं वो कहते हैं चलो दौड़ो, कोई नहीं है कब्जा। तो चले कोई बात नहीं, फिर से ही दोबारा कोशिश कर लेंगे, ऐसी कौन सी बात है। दोबारा कोशिश करते हैं पाकिस्तान को संवारने की और हर कोई मिलकर अपना इनफरादी हैसियत में किरदार अदा करे। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।